हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एसएसटी की क्लास यानी सामाजिक विज्ञान की क्लास। क्योंकि आप लोगों के नंबर काफ़ी कम आए हैं सामाजिक विज्ञान में और फेल होने का एक कारण कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मान लीजिए किसी की सीडीपी में कम आए, इस चक्कर में फेल हुआ है, किसी के सामाजिक विज्ञान में कम आए, इसमें फेल हुआ है। तो मेहनत आपको लगातार करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि नोटिफिकेशन आ जाए तब पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम की डेट आ जाए तब पढ़ना शुरू करेंगे, फिर आप सोचते हैं कि एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा करते करते आप पढ़ना शुरू करते ही नहीं हैं। फिर क्या होता है, आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं और फिर टोटल रिजल्ट आता है 13%, 14% और 15%। बाकी क्या होता है, सब फेल हो जाते हैं। तो अब की बार ऐसा ना, आप लोगों से अभी से मेहनत करनी है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों के पास में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लासें होने वाली हैं। तो सभी लोग पढ़िए इसको और बताइए इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा। लिखा है, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? क्या महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है? तो आप लोगों को बताना है इनमें से वह कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है हमारी ये कर्क रेखा। लिखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। अगर हम बात करें पूरे विश्व में कर्क रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है, तो 18। कभी भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा पूरे विश्व में कितने देश से होकर के गुजरती है, तो आपको याद रखना है 18 बताना है। और भारतीय राज्य से पूछा जाए तो आपको 8 बताना, 8 राज्यों से गुजरती है। अगर हम बात करें तो हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका सही क्रम जो है वो पीछे से आगे की तरफ जब आप लगाएंगे तो एक क्रम बन जाएगा। आपको यहाँ पे आप बताना है ऐसा कौन सा राज्य जहाँ से गुजरती है। उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ ऐसा मध्य प्रदेश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। लिखा है, अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरी विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र तक के देशांतर को घेरेगा। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर पृथ्वी के बराबर देशांतर विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र कितने देशांतर को घेरेगा, आपको बताना है। हमारा जो ग्लोब है वो सभी को पता है कितना होता है, 360 होता है, 360 डिग्री होता है। जब इसको हम 24 में डिवाइड कर देंगे तो कितना कितना बचेगा, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? 15 अंश हो जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद है आप लोगों का इसका आंसर आ गया होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है निम्नलिखित में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मानचित्र में नहीं आता है। क्या वह दूरी है, दिशा है, प्रतीक है या फिर पैमाना है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि मानचित्र से संबंधित नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं। तो आपको पता है कि मानचित्र में दूरी दिखाई जाती है, दिशा भी दिखाई जाती है और चिन्ह भी होते हैं, प्रतीक। मान लीजिए पहाड़ का चिन्ह ऐसे होता है, रोड का इस प्रकार से होता है, रेलवे जहाँ पे होती है वहाँ पे इस प्रकार से बने होते हैं। तो ये सब प्रतीक होते हैं, दिशा भी दिखाई जाती है, उत्तर, दक्षिण और पूरब, ये पश्चिम है। तो सब ये सारी चीज़ दिखाई जाती है, लेकिन जो पैमाना होता है ये यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथी मित्रों के पास में शेयर कीजिएगा। हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं अपने दिसंबर सीटेट की सामाजिक विज्ञान की, और यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कराया जाएगा और बनने वाले सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज जो हम लोग कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके कई बार बन चुके हैं। अभी हम थोड़े से आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आगे चलते चलते हार्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगातार आपके एग्जाम में बनता भी है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन लिखा है, सही कथन का चयन करें। अब आपको पढ़ना है इसमें कौन सा सही कथन हो जाएगा। पहला देखिए ऑप्शन लिखा है, ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। क्या ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है? नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। दूसरा लिखा है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं, का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। समान क्यों बनी रहती है? जितना हम लोग अपना सांस लेने में ग्रहण करते हैं उतनी ऑक्सीजन पेड़ पौधे उत्पादित कर देते हैं, इसीलिए इसका लेवल जो है वो समान बना रहता है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो सकता है, लेकिन हम लोग इसके बाद भी देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। लिखा है ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर डी है वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी किया है तो आपका भी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये जो भी पॉइंट हमने दिए हैं इनको आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हैं या फिर अभी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। इसमें लिखा है ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है, पहली नहीं है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20.95% होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी क्रस्ट अथवा भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन लगभग 46.6% है। तो ये सारी जानकारी आपको पीछे दी गई है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि आप 10 दिन 15 दिन किसी एक क्षेत्र पे अपने जानवर को चराई करवा रहे हैं, वहाँ की घास खत्म हो गई या फिर मौसम चेंज हुआ, उसके बाद में आप नए किसी चारागाह पे चले गए, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं। क्या उसको प्रवास कहते हैं या फिर आप्रवास कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं या फिर ऋतु प्रवास कहते हैं, आपको ये बताना है। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या सही हो जाएगा। नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं। इस तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको कहते हैं ऋतु प्रवास। यानी जब ऋतुएं चेंज होती हैं तो घास जो है वहाँ पर कई जगहों पर ख़त्म हो जाती है, उस चक्कर में नए चारागाह की खोज में लोग निकल जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है। क्या कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, केरल है या फिर तमिलनाडु है। सेंट थॉमस के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी को आंसर करना है। बताइए क्या इसमें सही हो जाएगा। फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे पहले कहाँ पर आए थे, केरल में आए थे। कहाँ पर, केरल में। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। लिखा निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आपको बताना है इनमें से ऐसे कौन से कथन है जो सही हैं। एक भी हो सकता है, दो भी या फिर तीनों भी सही हो सकते हैं। आंसर आपको यहाँ से देना है। लिखा है पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। यानी कि 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ये ऑप्शन कैसा लग रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन लिखा है हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इनमें नहीं जोड़ते। ये भी बात सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी लिखा है प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 का होता है। यहाँ पे उल्टा लिख गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। ए और बी सही है। जहाँ पर ए और बी होगा वही आपका सही होगा। तो आप लोग देख लीजिए ए और बी कहाँ पर है। तो ए और बी आपका है ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसी प्रकार से चौथे साल में एक दिन पूरा हो जाता है। 6 घंटे जो बढ़ते हैं हर साल, वो चौथे साल में एक दिन बन जाता है। इसीलिए चौथे साल जो है 366 दिन का वर्ष होता है। इसीलिए फरवरी 28 के बदले 29 दिन की हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं लीप ईयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला देखिए क्या लिखा है, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। क्या ये सही है या फिर गलत है, आपको ये बताना है। सही विकल्प का चयन करना था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो घास स्थल होते हैं वो मध्यम, जहाँ पर मध्यम बरसात होती है ना, बहुत ज़्यादा अगर पानी भर जाएगा तो भी घास नहीं पैदा होगी और नहीं बरसात होगी तो भी घास नहीं होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। जहाँ पे कम बरसात होती है वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये सही बात है। दूसरा देखिए लिखा है वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। तो जो वनस्पति की वृद्धि होती है वो तापमान और नमी पर भी निर्भर करती है। बात भी बिल्कुल सही है। सिवाय लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है।
ये बात भी आपकी सही है। इसका ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी और सी दोनों ही मतलब कि तीनों ऑप्शन सही हैं इसके। में आप PDF से पढ़ सकते हैं विस्तृत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन लिखा है दो वायुदाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होता है हवा की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। उसके बाद में लिखा है बी वाला वायु उच्च दाब क्षेत्र से जब निम्न क्षेत्र की ओर जाती है तो हवा उत्पन्न होती है। तो आपको बताना है कि ए और बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद सी लिखा है ए सही तथा बी गलत है। उसके बाद में डी लिखा है ए गलत है तथा बी सही है। तो बताइए क्या हो जाएगा। दो वायुदाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होता है हवा की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। मान लीजिए कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर हवा की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपके 20 किलोमीटर आगे हवा की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो यहाँ पे 15 किलोमीटर की हवा चल रही है ये किसकी तरफ भागेगी, 2 किलोमीटर की तरफ। तो कहने का मतलब है कि दो वायुदाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तो इसीलिए ये बात ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो गया आपका। दूसरा वाला लिखा था कि वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर जाती है तो हवा उत्पन्न होती है। ये बात भी सही है। उच्च दाब है 15 किलोमीटर प्रति घंटा वाला और जा किधर है, 2 की तरफ जा रही है, तो उच्च से निम्न की तरफ जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। तो ए तथा बी दोनों सही हैं और जो बी है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्लिक कर देना था, यही आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपके सही समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा है एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की टिकटों जैसे कि बस टिकट, रेल टिकट का प्रयोग करती है। नीचे लिखे कथन पर इस कक्षा के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दोनों कथन को। पहला लिखा है कि इन टिकटों का प्रयोग करके वह खर्च, दूरी व यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषता पर चर्चा कर सकती है। जबकि दूसरा आपका लिखा है इन टिकट का प्रयोग करके वह मानव आवास के प्रकारों पर भी चर्चा कर सकती है। तो आपको पता है कि वह बात किस चीज़ पे कर रही है, यातायात के विषय पर बात करते हुए कई प्रकार के टिकट उसके पास हैं, जैसे कि बस का टिकट है, रेल का टिकट है। इस चीज़ के बस और रेल के टिकट उसने पकड़ रखे हैं, तो वह किन किन चीज़ों पे चर्चा कर सकती है ये चीज़ पूछा गया है। तो आप लोगों को आंसर करना है, फटाफट बताइए क्या इसमें सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग आंसर कर चुके होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ए सही है लेकिन बी वाला गलत है। क्यों गलत है कि आपके पास अगर बस या फिर रेल का टिकट है उसके द्वारा आप मानव आवास के बारे में किस प्रकार से चर्चा करेंगे। टिकट पे आवास के बारे में नहीं लिखा है। टिकट के माध्यम से आप चर्चा कर सकते हैं यातायात, दूरी और खर्च। मान लीजिए 100 किलोमीटर गया है तो उसके 150 रुपये पड़े होंगे। कहाँ गया है, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा के बीच में कौन कौन से देखने वाले स्थल पड़े होंगे, कहाँ पर पर्वत होगा, कहाँ पर नदी होंगी, आप ये सब चीज़ें चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आवास की चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सिर्फ ए सही था जबकि बी गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष यानी कि कारक कौन से हैं। प्राकृतिक आपदा है, पानी की कमी है, या फिर जीवन यापन का उच्च स्तर है, फिर शिक्षा है। प्रवास को इनमें से कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं आपको ये बताना है। प्राकृतिक आपदा, मान लीजिए आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे मूसलाधार बारिश होने लगे, ओले पड़ने लगे या फिर बाढ़ आ जाए तो आपको वो स्थान खाली करना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, इससे प्रभावित हो सकता है आपका प्रवास। दूसरा लिखा है पानी की कमी। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पानी ही ना बचे तो अभी आपको वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो दो भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी लिखा है जीवन यापन का उच्च स्तर। अगर आप कहीं पे रह रहे हैं और आपका स्तर बहुत बढ़िया है, खर्चा पानी सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, सब मेंटेन है बढ़िया से, तो आप अपने निवास क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगर आप जहाँ पे रहते हैं शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था है, सभी लोग शिक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है शिक्षा से संबंधित, तो भी आप उसको नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि इनमें से सिर्फ ए और बी ही ऐसा कारण है जो कि आपके प्रवास को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ए और बी ही प्रभावित कर रहे हैं, बाकी कोई भी कारण प्रभावित नहीं कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको पहले ही कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है ये आपके बारे में विस्तृत जानकारी, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़िए और आंसर की। लिखा है भारत के उत्तर पश्चिम से
दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए। अरावली श्रृंखला, विंध्य की श्रृंखला, भारतीय मरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल या फिर दक्कन पठार और पूर्वी घाट। आपको इनको एक क्रम में लगाना है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए इनको लगाना है। अब आपको पता ही होना चाहिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्या होता है। इधर होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। तो आपको किस प्रकार से लगाना है? सबसे पहले लगाना है उत्तर पश्चिम की तरफ, यानी कि यहाँ से शुरू करना है। उत्तर पश्चिम ये दिशा होती है बीच वाली, यहाँ से शुरू करते हुए आपको लेकर लगाना है दक्षिण और पूर्व दिशा में। इस प्रकार से लगाकर क्रम में चलाना है। तो सबसे पहले मतलब कौन सी चीज़ पढ़ने वाली है? क्या अरावली की श्रृंखला है, विंध्य श्रृंखला है, भारतीय मरुस्थल है, दक्कन का पठार है, फिर पूर्वी घाट है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोगों को ही आंसर करना है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भारतीय महामरुस्थल। यहाँ पे राजस्थान में आपको देखने को क्या मिलने वाला है? भारतीय महामरुस्थल नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलने वाला है? अरावली की श्रृंखला दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आपको मिलने वाला है विंध्य की श्रृंखला। चौथे नंबर पर आपको मिलेगा दक्कन का पठार और लास्ट में है ये पूर्वी घाट, यहाँ पे सबसे लास्ट में। तो इस प्रकार से आपका बन गया। तो आप देख लीजिए क्या सबसे पहले है। सबसे पहले सी, फिर आएगा ए, फिर बी, फिर डी, फिर ई। सी ए बी डी ई, तो ऑप्शन नंबर सी में है सी ए बी डी ई, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ गए हैं किस प्रकार से श्रृंखला चली है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तब तक इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है? क्या लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है या फिर जलोढ़ मिट्टी या प्रदाही है? इस मिट्टी के बारे में सभी को पता भी होगा क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में पूछी गई है कि सबसे अच्छी मिट्टी कपास के लिए कौन सी होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं काली मिट्टी। क्या बोलते हैं? काली मिट्टी बोलते हैं। और आप लोगों ने कर भी लिया होगा, उम्मीद है सभी का सही भी हो गया होगा। ये देखिए इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है कि काली मृदा को रेगूर मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। इसमें कपास की खेती ज़्यादा अच्छी तरह से होती है। काली मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मृदा का काला रंग टिटेनी फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला कथन लिखा है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। यह बात सही है कि जो कृषि होती है, खेती होती है, वो कैसी क्रिया होती है? प्राथमिक क्रिया होती है। दूसरा लिखा है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, फसलों को उगाना, फल उगाना, सब्जियां उगाना और पशुओं को पालना, ये सब कृषि के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो जहाँ पर ए और बी दोनों होंगे वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलने ए और बी दोनों सही हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद है आपके 14 में से 10 या 12 क्वेश्चन सही निकले होंगे क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। थोड़े से हार्ड भी थे, थोड़े से आसान भी थे। तो मिला जुला ये पेपर था जो आपका पूछा गया था। तो आज हम लोग 14 ही क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे अपने क्वेश्चन बढ़ाएंगे। देखने सभी का धन्यवाद और कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन सही निकले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी सभी साथी मित्रों को शेयर करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे आपको एक बेहतरीन अगली क्लास में क्योंकि आप लोगों का जो है SST में बहुत ही कम मार्क्स अब की बार देखने को मिले हैं। इसीलिए सबसे पहले SST की थोड़ी सी क्लासें हो जाएंगी, उसके बाद में CDP और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, बाय बाय।